बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ। वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास और उसमें रिटायरमेंट का मामला। सबसे आला अफसर का वफाकी काबीना ने मुकर्ररा मुद्दत से पहले रिटायरमेंट की मंजूरी, ये 30 अप्रैल 2024 की रिटायरमेंट मंजूर कर ली गई है। और ये मुकर्रर वक्त से पहले की रिटायरमेंट थी, सिर्फ वफाकी हुकूमत मंजूर करे तभी हो सकती थी। लेकिन आज उन्होंने नाम छुपाया हुआ था, मीडिया के सामने नाम भी नहीं ले रहे थे। तो अब नाम तो फिर आपको पता आएंगे सामने। महकमा ख़जाना की मीटिंग्स और उन मीटिंग्स को भी खुफिया सऊदी अरब के दौरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या एटमी सासे गिरवी रख रहे हैं? फिर इद्दत निकाह केस में आज क्या हुआ वो भी मैं आपको बात करूँगा। कोर्ट रिपोर्टर्स ने बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। 19 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का शालीमार में जलसा और पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए नून लीग बाकायदा तौर पर मैंने तरला कर ली है। और ये नून लीग कह रही है कि सहूलतकार और चंद जज ही ना जलील हों। पीपल्स पार्टी मरकज़ सिंध में भी है और सदारत भी है, चेयरमैन सेनेट भी है। क्यों हम अकेले डूबे, ये साथ जाएंगे। आज फैसला होना है। और बिलावल जरदारी ने दोबारा PTI को हुकूमत में आने की दावत दे दी। अब तहरीक इंसाफ इस वक्त कमेटी भी खेल रही है। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर था, उसका क्या हुआ वो भी बताता हूँ। 29 तारीख को एक बड़े धरने का भी ऐलान हो चुका है। और पाकिस्तान के किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। खुराक का बहरान बहुत बड़ा ख़तरा। और ब्रिक्स में डॉलर को छेड़ा जा रहा है बड़े हाई लेवल पर। सऊदी भी इसीलिए आए हुए हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन वफाकी काबीना का जो सबसे पहले इजलास हुआ, इस मामले में खुफिया रखा गया कि एक आला अफसर की रिटायरमेंट का मामला। वफाकी काबीना ने मुकर्ररा वक्त से पहले रिटायरमेंट की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ की रजामंदी थी और ये सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। इसको मतलब ये खुफिया रखने के बाद भी गुफ्तो शनीद करके इन्होंने आपस में इसे तस्लीम कर लिया। सबसे अहम मामला पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त मुलाजमत तोसी और रिटायरमेंट के मामला है। क्योंकि तमाम ओहदे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में पूरे निज़ाम को बदलने के लिए जो ओहदे हैं उसमें आर्मी चीफ, DGI SI, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही वो ओहदे हैं, यही वो मुलाजमत है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। अभी फ़िलहाल DGI SI के ओहदे की आपको पता है उसी की बात की जा सकती है। उसके अलावा कोई ऐसा ओहदा नज़र नहीं आ रहा। मुद्दत मुलाजमत तोसी का उनका हुक्म सानी तक, यानी जब तक ज़रूरत है, रखा गया है। और ये रिटायरमेंट का जो मामला है वो रिटायरमेंट के आपको पता है पहले भी काफ़ी खबरें आई थी कि अमेरिका में सफ़ीर के तौर पर भी लगाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त बड़े अहम हैं। आपको पता है ट्रंप की हुकूमत भी आ रही है, वहाँ पर भी डायस्पोरा को संभालना है। तो ये रिटायरमेंट हो नहीं सकती उस वक्त तक जब तक वफाकी हुकूमत मंजूरी ना दे। और आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा धड़ाबंदी होती है, लॉबिंग है। एक नवाज शरीफ का, एक जरदारी का ग्रुप है। अब दोनों ग्रुप हैं और उनके पीछे अमेरिका है। इस पूरी सूरत हाल में बहुत सी इतलात इन रिटायरमेंट्स को लेकर चल रही हैं और या मुद्दत मुलाजमत तोसी में शहबाज शरीफ की हुकूमत यकीनी तौर पर दबाव है इस ओहदे की रिटायरमेंट जल्द अज जल्द करें। 30 अप्रैल उन्होंने डेट रखी है। अभी इन्होंने नाम नहीं लिया ओहदे का, ना कन्फर्म किया, ना ये खबर कन्फर्म हो सकती है, कुछ छुपाया हुआ है। इस ओहदे के अलावा आप पूरी लिस्ट देखें तो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उसका भी वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन तमाम ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम अफसरान में सिवाय 22 अप्रैल को एक शख्स है एडिटिंग का जो शुमारियात का कोई डायरेक्टर है, उसके अलावा कोई रिटायरमेंट का किसी लिस्ट में जिक्र नहीं है। बहरहाल ये खबर 2-3 दिन में आगे कंफर्म हो जाएगी, हुकूमत खुद बता दे तो ठीक है। इस वक्त की देखें सूरत हाल ये कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने भी लोग हैं वो आपको कुछ एक एक करके रास्ते से हटते हुए नजर आएंगे। ये एक सिलसिला है, एक रूटीन है, ये पहले भी हो चुका है। नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट का बयानिया शुरू करेगा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज बढ़ेगा और हुकूमत की भाग शुरू हो जाएगी, भाग दौड़। वैसे तो वो अभी भी भाग रहे हैं और बाकायदा भाग रहे हैं। पार्लिमानी तारीख में पाकिस्तान की आज तक नहीं हुआ जो आज हुआ। अपोजिशन नॉर्मली इजलास से वॉकआउट करती है, हुकूमती बेंच कभी जगह नहीं छोड़ते। आज पहली दफ़ा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके आसफा भुट्टो का हलफ था और ये भाग गई। अंदाज़ा करें उसे जितवाया भी कैसे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, मुखालिफ को अगवा करके बाकायदा, बिल्कुल जिस तरह उसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा किया और इलेक्शन जीता। वही गंदी सियासत का आगाज़। और अफसोस ये था कि बाजू पे वो इमाम अली का नाम लिख कर आ गई, जैसे पता नहीं कितने बड़े जहाद के लिए आई इस पार्लियामेंट में। अब देखिए इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, इतने बड़े बड़े नाम लिख के। थोड़ी सी शर्म और गैरत करें कि कहाँ इंसाफ, कानून, सच्चाई। अली वालों के मानने की बात करते हैं, वो मजलूमों पर जुल्म करने वाले तुम लोग। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा भी वहाँ बैठ गया, नवासी भी बैठ गई, दामाद भी पहुँच गया, उसकी बल्कि बहनें और कज़नें भी पहुँच गई। रह गया तो नवाज शरीफ रह गया इस मामले में थोड़ा पीछे। अभी जुनेद सफदर नहीं आया। अभी मरीम नवाज देखें इसमें भी काम कर रही होंगी, कभी किसी ना किसी तरह उसको भी डाल दे इसमें, अपने बेटे को भी, अपनी बेटियों को भी पार्लियामेंट में। तो फिर भागना था, इकट्ठे भागें सारे जिस तरह पहले भागे हैं। बहरहाल इद्दत निकाह का केस भी आज बड़ा अहम था। उसमें प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी भी भाग गया अदालत से। और ये नहीं सिर्फ बल्कि सानिया बहावल नगर में हुकूमत भी किस तरह वहाँ भी भागी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। हिंदुस्तानी एजेंट्स का मामला हो, पाकिस्तान में बराह रास्त मुदाखलत करके वज़ीर दिफा हिंदुस्तान का बयान दे रहा है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा आके तफसील नहीं दे रहा। हत्ता के तारड़ जो है, माफ़ कीजिएगा, या वो रेमंड बुखारी साहब, उज़मा बुखारी साहिबा, इन जैसा बंदा भी आके नहीं कह रहा। अभी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी। ईरान इसराइल का कितना बड़ा मामला पेश आया। दफ्तर खारजा ने एक छोटी सी रिलीज़ जारी कर दी, गोंगलों से मट्टी झाड़ दी।
लेकिन पूरी तफसील आके नहीं बता रहे हम कहाँ खड़े हैं। सऊदी अरब का आज जो दौरा है उसकी तफसील में क्या जी, रेकोटेक पे वो आ रहे हैं, वो आगे मैं बताता हूँ आपको चल के। ये एटमी सासे गिरवी रखवाने जा रहे होंगे। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला भी बहावल नगर के वाक़े पर बयान दे रहा था कि सियासी बुनियादों पर किसी के घर पर छापा ना मारें, कहना से चाहिए था सिवाय तहरीक इंसाफ के, बस ये 2 लफ्ज़ डाल देता। और फिर कहता है हिंदुस्तान में भी होता है 2 भाइयों की लड़ाई। बंदा पूछे भाइयों की लड़ाई ऐसे होती है, मार मार के एक दूसरे की पसलियाँ तोड़ दी, नंगा करके कान पकड़ा के वीडियोस बनाई जा रही है। अगर ये भाइयों की लड़ाई थी तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ जब लड़ते हो तो क्या वो इसराइल है, क्या वो हिंदुस्तान से आए हुए? 9 मई के वाक़े को साल हो गया, उस घर की मुरम्मत रंग रोगन करवाने की बजाय उसको ऐसे ही रखा हुआ है। APS के साने में फ़ौरन रंग रोगन करा के ठीक करवा दिया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में सब कुछ फ़ौरन धो धा के ट्रैफिक भी खोल दी। खान के कातलाना हमले पे वो मुलजमान थे, उन पे कोई अपडेट्स हुई हो, कोई सामने चीज़ आई हो, को पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। तो ये सारा बिल्कुल वो मामला उसी तरह चल रहा है जिस तरह किसी का सुहाग उजड़ जाए तो वो आपको पता है बैठ जाए। हालांकि उधर कुछ ज़ख्मी भी नहीं हुआ, सानिया बहावल नगर में तो फिर हुकूमत मानती है कि ज़ख्मी हुए। इन्होंने कौम को सिखा दिया एक वाक़या, उसे पकड़ लो, रगड़ते जाओ बस। आज तहरीक इंसाफ ने भी जुगते लगाई हैं स्पीकर को, सानिया बहावल नगर में आप कुछ दवाई करवा दें उन पुलिस वालों के लिए। बहरहाल स्पीकर फिर बोलने के काबिल नहीं, वो तो भागने के चक्कर में थे। हुकूमत पंजाब का एक छोटा सा मौक़िफ़ है जी, मरियम नवाज़ साहिबा को बहावल नगर के वाक़े का पता ही नहीं, इतला ही नहीं, इसीलिए कोई बयान नहीं आया। हालांकि उन्होंने खुद कमीशन अभी बनाया। बातें हिंदुस्तान की करते हैं, हिंदुस्तान की वीडियोस देखें जहां बाकायदा तौर पर पुलिस फ़ौज के लोगों को अरेस्ट भी करती है, डांट भी रही है, धमका भी रही है और कानून के दायरे में भी ला रही है। तो ये अगर हिंदुस्तान से आपने सीखना है तो बड़ा कुछ सीख सकते हैं। अभी 20 लोग वो आपके घर के अंदर घुस के आके मारने के बयान दे रहे हैं। कल परसों आमिर ताबा का वाक़या हुआ, मुजाला को जवाब आया हो। अब तो अमेरिका भी देखिए इसमें पड़ गया। अमेरिका ने कहा आपने कोई बयान नहीं देना, आपस में बैठ के बात करें। स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है जी हम चाहते हैं लड़े नहीं, दोनों मुज़ाकरात से हल करें। अमेरिका की अपनी बारी थी तो हिंदुस्तान को बुला कर कहा कि आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। कनाडा ने भी ऐसे किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, बरतानिया ने भी किया। पाकिस्तान की बारी है तो कहते हैं जाके हिंदुस्तान के साथ बैठ जाओ। अंदाज़ा करें ये हाल हो गया। बॉर्डर पर इस दफ़ा मिठाई नहीं दी गई ईद की कि हालात ख़राब है। ये आप ज़रा हिंदुस्तान के किसी शहरी के साथ इस तरह की हरकत का सोच के दिखाएं, करना तो दूर की बात है। और ये तो सदर पुतिन को मुबारकबाद नहीं दे सकते। मुझे तो ख़तरा था ये ना कह दें ईरान के जो मिसाइल थे ये भी हमारे लोगों ने चलाए। अभी जो देखें सऊदी वफ्द आया है, मीटिंग्स का ये सिलसिला है। एक तो रेकोटिक की कानें हैं, सोने की कान है, उसकी तखमीना जो है वो $3 खरब के करीब बनता है, रफली $7 अरब में बेचा जा रहा है। और खोदने वाली फर्म 50% ले जाएगी, बाकी का माल सऊदी अरब वगैरह पीछे होंगे। $1 अरब की सरमायाकारी करके सऊदी अरब को पता है यहाँ मालियत क्या है। और दूसरा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मीटिंग्स जो प्लानिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अवाम के सामने नॉर्मली लाते थे कि कौन कौन से इदारे बेचे जा रहे हैं, कौन कौन से इदारे गिरवी रखे जा रहे हैं, इक़्तिसादी कौंसिल की कमेटी में क्या फ़ैसले हुए। अवाम को ये पब्लिकली बातें बताते हैं। अब पहली दफ़ा चाहे वो FPR की महसूलात हों, इदारों की मीटिंग हो, IMF के साथ जो शराइत हों, ये गिरवी शिरवी रखने का मामला, ये किसी को नहीं बताए जा रहे। ये इनकी हुकूमतों के जाने के बाद खुलेगा क्या क्या तबाही चढ़ गई, क्या क्या गिरवी रखवाया, क्या क्या बेचा। और सबसे ख़तरनाक मामला जो एटमी हथियार है उनका मामला मुझे लग रहा है। अब पाकिस्तान की अब तारीख उठा के देखें तो जब भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुकूमत गिराई गई तो उसके 2 साल के बाद उस खित्ते में कहीं ना कहीं जंग ज़रूर शुरू हुई, जहाँ से डॉलरों की आपको पता बरसात। मसलन आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देख लें, उसकी हुकूमत गिरी 89 में तो अफ़गानिस्तान में जंग लग गई। नवाज शरीफ ख़त्म हुई तो 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू होगी, मुशर्रफ कूद गया उसमें। अब इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद अभी तक इस मौके की तलाश में कहाँ जंग शुरू की जाए। मसला सिर्फ यह है कि तो ख़जाना खाली है, ऊपर से पाकिस्तान की अवाम इनके साथ नहीं, वरना अब तक अफ़गानिस्तान के साथ ये मामला शुरू हो गया होता। ये सऊदी अरब के वफ्द की आमद में एक ये भी बड़ा मामला है कि एक नई जंग धकेलने के लिए किराए की बंदूकों के तौर पर इस्तेमाल भी हो सकते हैं। और ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी वारदात है। और यहाँ पे तो देखिए इवन नवाज शरीफ जैसा बंदा भी होता तो वो भी रुकावट डालता, क्योंकि उससे भी पहले तजर्बा हो चुका है इस चीज़ का। नवाज शरीफ इस दफ़ा साइड पे है और शहबाज शरीफ को लाने का मकसद भी यही था कि वो बोलेगा नहीं, जिस तरह से लेके जाएंगे वो चला जाएगा। और सऊदी के अरब के कहने पर ऑपरेशन भी कर देंगे, जैसे 1970 में एक ऑपरेशन उर्दन में किया इन्होंने। आज़ाद फ़लस्तीन की एक जदोजहद थी, उर्दन में ऑपरेशन करके इन्होंने बाकायदा तौर पर तरबियत के नाम पर ज़ियाउल हक़ को भेजा। और वहाँ आपको पता है फिर क्या हुआ, पढ़ लें आप, जगह गूगल पर सब पढ़ा है, कल परसों मैं बता भी चुका हूँ। उर्दन वाले तो असल सऊदी हैं, सऊदी अरब 1916 से 1924 तक उनके पास था, बाद में आले सऊद ने उनसे छीना। उर्दन में अब ये जो हुक्मरान ख़ानदान है इसका दादा था, हिजाज़ में, शाम में, इराक़ में इनकी हुकूमत थी। सऊदी अरब ये 7 साल हुकूमत कर गए थे, शाम में पता नहीं 4 साल और इराक़ में 37 साल इराक़ में। उसके बाद फिर आले सऊद ने निकाला और अब ये सिर्फ उर्दन तक महदूद है। और आज ये ख़तरनाक आपको पता है मामलात में भी शामिल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इद्दत का निकाह का केस, जजेस के ऊपर बराह रास्त दबाव नज़र आ रहा है। ये जज शाहरुख अर्जुमन, शोहरत उनकी कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक बड़ी अच्छी है,
बड़े पाए तकमील तक केस पहुँचाते हैं बड़े कानूनी हिसाब से। लेकिन आज जिस तरह जो अदालत के अंदर इनके साथ हुआ साफ नज़र आ रहा है, जज साहब की कोई वीडियो मौजूद है, जो रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर केस पर दबाव डालता रहा, पहले बार बार बुलाने के नहीं आता था, जज को अहमियत ही नहीं देता, समाज से पहले ही वो अदालत छोड़ के चला गया दलाइल, और जज उसको बजाय फैसला आज देना था, आज उसने कहा था मैं फैसला दूंगा, बजाय फैसला देने की तारीख दे दी। सलमान अकरम राजा ने तो बड़े बेहतरीन अंदाज में दिफा किया। अब इद्दत के केस में सब जानते हैं कि इस केस में कुछ मटीरियल नहीं, कानूनी एतबार से इसमें इतनी गलतियाँ हैं कि दुनिया की किसी भी अदालत में सुनने के काबिल नहीं है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती सुनाया भी जा रहा है, जज समात मुलतवी भी कर रहा है, हालांकि आज फैसला था। अब 6 जजेस के लेटर की रोशनी में ख़त में देखें तो मुकम्मल तौर पर अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ है, इसलिए ये फैसले अब आवाम की अदालत में ही होंगे। काजी फायद साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत की तोसी का हुकूमती मनसूबा तो चल रहा है, उस पर आज रऊफ़ हसन साहब ने बयान दिए काफ़ी, लतीफ़ खोसा भी कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे, लेकिन उनसे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसे कही थी नहीं होने देंगे, लेकिन वो हो गई। अब ईद का कहा गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उसके बाद दमादम मस्तकल अंदर करना है, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा नहीं है, ईद गुजर चुकी है, गर्मियाँ भी गुजर चुकी हैं, रमज़ान सर्दियाँ भी गुजर चुकी हैं, रमज़ान ईद ये सारे मामला गुजर। अब कम से कम रैलियाँ निकालें, एहतजाज के लिए खान की पेशियों के दरमियान लोगों को ले जाएँ। ये जो कमेटी का मामला नज़र आ रहा है ना, कभी कोर कमेटी, कभी एपेक्स कमेटी, कभी जलसा कमेटी, कभी एहतजाज कमेटी, ये सब बनाने की बजाय एक कमेटी इमरान खान की रिहाई की बस, और मकसद एक ही हो। 254 दिन हो गए खान जेल में, बुशरा बीबी बेगुनाह कैद काट रही है, और देखिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला को इकट्ठा कर लें, खान के केसेस पे बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, डेली करें, एहतजाज करें, भूख हड़ताल करें, तमाम MNAs जो इलेक्टेड हैं, जीते हारे सबको, काजी फाइज को मजबूर करें। वो तो सोशल मीडिया नहीं देखते और मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहरीक इंसाफ को नहीं दिखाया जाता। तो अदालतों का जो खिलवाड़ पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी हो रहा है। वहाँ भी डीप स्टेट एक्टर्स जो डोनाल्ड ट्रंप को रोक रहे हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा केस था, आपको पता है, उसकी बहुत बड़ी समात थी, क्योंकि वो आने वाले अमेरिका का सदर है वो, और जंगों का मुखालिफ है, उसे रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। और अभी तो जो अमेरिका को झटका लगने जा रहा है, ये जो ब्रिक्स इत्तेहाद ने आज किया, वो ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और अरब अमारात, ये सारे शामिल हैं। इन्होंने ऐलान किया कि अरब रियासतों को तेल की खरीदो फरोख्त में अब डॉलर नहीं इस्तेमाल करना। ऐसे मौके पर जब ईरान इसराइल की जंग ख़तरनाक हद तक गई, रूस की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि तेल की ख़रीदारी में जो अदायगी होगी वो अब अमरीकी डॉलर्स में नहीं होगी, मुकामी करेंसी में होगी। देखें, डॉलर की पूरी दुनिया में हुक्मरानी है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। 2024 में अरब अमारात, मिस्र, इथियोपिया और ईरान, ये और सऊदी अरब भी 50-50 ये ज्वाइन कर गए थे। अब डॉलर को गिराने के लिए अगर ये तमाम ममालिक मुकामी करेंसी में तेल की खरीदो फरोख्त का ऐलान कर दें और शुरू कर दिया इन्होंने, तो यकीन करें अमेरिका की ताकत आपको बिल्कुल ऐसे हवा निकलती नज़र आएगी। और उसके लिए फिर अमेरिका कुछ भी करना चाहेगा। उसके लिए पाकिस्तान में भी बहरान शुरू होंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन अभी कल से पेट्रोल डीजल बंद करने जा रही है, और खुराक की शॉर्टेज का ये बहुत बड़ा इशू शुरू होगा। और देखें, इस इशू में पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला आने वाला है। ये मैं आपको भी बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा आप किसानों के ऊपर बात नहीं करते। तो देखें, मौजूदा जो हुकूमत है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की दुश्मन नहीं, ये हर तबके की दुश्मन है। नून लीग के आप हुकूमतों के अदवार निकालें, सिर्फ पिछला दौर उनका उठा लें, आपको नज़र आ जाएगा पाकिस्तान के किसानों के सामने किया क्या। ये जो आज आपको महंगी रोटी मिल रही है ना, शहबाज शरीफ खान के दौर में 8 रुपये की 20 पे की, 20 से ना गिरा कर 16 पे कर दी, 4 रुपये कम करके उसका वज़न भी कम कर दिया। ये पाकिस्तान गंदम में खुद कफ़ील मुल्क था। आप पिछले दौर नून लीग के देख लें, सिर्फ 5 साल 2013 से 18 तक इन्होंने गंदम की कीमत 1300 रुपया वहाँ पर फ्रीज़ कर दी ज़बरदस्ती, जिस तरह डॉलर किया। इमरान खान की हुकूमत आई, किसानों की मुलाकातें हुई, 1300 से खान ने 3900 कर दिया, 3900। अब नून लीग की हुकूमत से 3900 पे ही फ्रीज़ कर दिया उन्होंने। अब अखराजात कहाँ चले गए? जो मेहनत है किसानों की, बीज है, आपको पता है, यूरिया, खाद, ये सब कुछ। अब गंदम 3900 रुपये भी ये लोग ख़रीदते नहीं है, आधी ख़रीदते हैं। किसान मजबूर होकर फिर उसे 3000 तक बेचने पर मजबूर है। वो सोना उगलती ज़मीनों को अब किसान क्या कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के लिए बेच रहे हैं। अब एक बाकायदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान को खुराक में धकेल रहे हैं पीछे। एक तरफ सऊदी अरब के जानवरों के चारे के लिए फसलें उगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंसानों के लिए खुराक का बहरान पैदा कर रहे हैं। ऊपर से मौसमी तब्दीलियाँ हैं, बारिशों ने कमर तोड़ देनी है। यकीन करें, ये जितनी जितनी हुकूमत गुजारेगी, पाकिस्तानियों याद रखो, ये आपकी उतनी उतनी तबाही, हर नया दिन तबाही लाएगा। पत्थर के दौर में आपको लेके जाएंगे, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगी। तो खान के लिए निकलने के लिए तो लोग बेताब हैं, लेकिन याद रखें, मुआशी मसाइल के लिए भी निकलें, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आखिर में ईरान इसराइल का मामला, उसकी आखिरी अपडेट्स कुछ दे दूं जल्दी। जो बाइडन ने अभी जो आखिरी हमले से रोक दिया उन्हें, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से 1000 बैलिस्टिक मिसाइल स्टैंड बाय पे ईरान ने रखे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आज मगरबी एशिया जो है वहाँ ताकत के तवाज़ुन में आज एक न्यू स्टेटमेंट दी है,
और इनकी हिकमत अमली है। देखें, ईरान ने अपने आप को इराक, लिबिया, शाम, अफ़गानिस्तान को जिस तरह अमेरिका ने तबाह किया, ईरान ने बचा लिया। इसीलिए वो आज भी 50 साल आगे हैं पाकिस्तान से। जंग अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी। ये खिता पूरा लपेट में आएगा, फिर ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब के साथ मामला बिगड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों ममालिक अब जंग में जाएंगे। जिस तरह चीन और हिंदुस्तान का आपको बॉर्डर तनाज़ा याद होगा, लेकिन जंग की तरफ नहीं गए। अब चीन और अमेरिका की आप देख लें, ताइवान हो, हांगकॉन्ग हो, साउथ चाइना सी हो, हर जगह झड़पें हैं, हर जगह मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन ये कभी भी किसी बड़े पैमाने पर जंग नहीं करते। उन्हें पता है जंग का नतीजा क्या निकलना है। और ये आपको पता है, ये किसी की जीत हार का तो मामला है नहीं, फेस सेविंग है। जिस तरह पाकिस्तान में फेस सेविंग की ज़रूरत है। एक दफ़ा फेस सेविंग मिल जाए, खान इन्हें बस फेस सेविंग दे के सेफ एग्जिट से निकाल दे, ये जंग भी टेबल पर ख़त्म हो जाए। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।